हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं विकास शर्मा समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो हमारा क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 पर बेस्ड है, जो कि मेंस लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन के बाद हमारा आरआरबी आईपीएस क्लर्क का मेंस आने वाला है, तो उसके लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पूरा सेशन देखिएगा और अपने दोस्त यार मित्रों तक भी इसको शेयर करने की पूरी कोशिश करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस काम को पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें आपको समझा देते हैं कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 एक्चुअली होता क्या है। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन क्यों सबसे ज़्यादा मेंस लेवल में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान लेता है और इसके साथ साथ वो एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन को आपसे वो सॉल्व करवा लेता है। इतनी मेहनत वो आपसे करवा लेता है, इसलिए इसमें आपका कॉन्सेप्ट का होना अच्छा बहुत जरूरी है। और इसमें क्वांटिटी 1 क्या होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है क्वांटिटी 1 का, इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आपकी निकलेगी और क्वांटिटी 2 को सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकलेगी। आपको दोनों को कंपैरिजन करके बताना होता है कि किसकी वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है और किसकी वैल्यू आपकी छोटी आ रही है। यही हमारा क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 को सॉल्व करने का तरीका है। अब सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िए और समझिए। मैं करने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। A train of 500 meters length can cross completely a platform of 800 meter length in 2 minutes 10 seconds. इनकी एक ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी है, वो क्रॉस कर सकती है एक प्लेटफॉर्म को जो 800 मीटर लंबा है 2 मिनट 10 सेकंड में। तो एक बात बताओ कि एक ट्रेन है आपकी टी, उसकी जो लेंथ आपको दी गई है वो आपको दी गई है 500 गॉट इट मीटर, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ आपको दी गई है 800 मीटर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो t प्लस पी आ रहा है और t प्लस बी हमारा कितना बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा 1300 मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। अब वो इसको क्रॉस करने में 2 मिनट 10 सेकंड का समय लेती है। तो अगर मैं यहां से इसकी स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से इसको सॉल्व करना चाहूं तो आपको एक चीज यहां पर समझ में आ जाएगी कि डिस्टेंस हमको कितनी कवर करनी है, 1300 मीटर। और अब मैं डिवाइड करूं टाइम से तो टाइम हमारा है 2 मिनट 10 सेकंड। 2 मिनट 10 सेकंड को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर बात की जाए यहां पर कि 2 मिनट 10 सेकंड है तो 2 मिनट 10 सेकंड को क्या हम यहां पर इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? ये 2 मिनट 10 सेकंड है, ठीक है। और मुझे इसको लिखना है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो चीज आप यहां पर समझने की जरा कोशिश करिए। हम इसको लिख सकते हैं, 2 मिनट को हम लिखेंगे 120 सेकंड और 10 यानी कि 130 सेकंड हम यहां इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर 130 सेकंड हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये हमारा बनेगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई आपको। अब 10 मीटर पर सेकंड यहां से निकलकर आ गया हमारा। अब आ जाते हैं क्वांटिटी 1 पे। क्वांटिटी 1 कह रही है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी कितनी निकलकर आ रही है? 10। सिर्फ हमको यहां पर नंबरिंग से मतलब होता है। अब लिखा हुआ है ए मैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन कैन पास द ट्रेन कंप्लीटली इन 8 मिनट 20 सेकंड एंड व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द मैन इन मीटर पर सेकंड। अब एक मैन है वो किसकी डायरेक्शन में दौड़ रहा है? ट्रेन की डायरेक्शन में ही दौड़ रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ट्रेन जा रही है टी और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, जब इनकी डायरेक्शन सेम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? जब डायरेक्शन सेम होती है तो याद रखना कि उस कंडीशन में, जब डायरेक्शन सेम होती है तो उस कंडीशन में स्पीड जो बनती है, रिलेटिव स्पीड जो बनती है वो बनती है आपकी S1 प्लस S2, यानी कि दोनों ही स्पीड हमारी क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। लेकिन जब ही डायरेक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि अगर हम ये देखें कि एक ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड से आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट हमारा इधर से जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में जो हमारी रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बनेगी हमारी S1 प्लस के S2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक आदमी है वो रन कर रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आदमी की स्पीड को अगर m मान लूं मैं, m मान लूं और इसकी स्पीड हमको 10 दी गई है,
तो 10 माइनस m की स्पीड से ये दौड़ रहा होगा। अब उसके बाद ये कंप्लीटली इन 8 मिनट 20 सेकेंड में उसे क्रॉस कर देता है, तो ये उसकी स्पीड हो गई, ये उसकी स्पीड हो गई कि नहीं। और स्पीड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन, स्पीड इक्वल टू हमारा क्या हो गया, डी अपॉन टी। अब डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो कभी भी कोई भी आदमी, एक कॉन्सेप्ट और समझिए, कॉन्सेप्ट यहां पर एक और समझने की कोशिश करिए, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी मैन या कोई ट्री या कोई पोल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसकी थिकनेस हमारी निग्लिजिबल हो, उस कंडीशन में ट्रेन अगर उसे क्रॉस करती है तो वो अपनी डिस्टेंस के बराबर ही लेंथ को कवर करेगी, अपनी लेंथ के बराबर ही वो लेंथ को कवर करेगी। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, वो करेगी 500 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है इसको देख लो। अब टाइम लग रहा है यहां पर 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 का अगर हम करें 6 से, यानी कि ये आ गया हमारा 500 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। जैसे ही हम यहां पर 500 सेकेंड लिखेंगे तो ये हमारा सॉल्व होके बनेगा 10 माइनस के m इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमको एक बात पता चल गई कि मैन की स्पीड है 9, तो सेकंड वाले की वैल्यू हमारे पास 9 निकल कर आ रही है। ये 10 है तो क्वांटिटी 1 हमारा क्वांटिटी 2 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। क्वांटिटी 1 हमारा क्वांटिटी 2 से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ऑप्शन हमारा ए एकदम राइट होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, यहां पर राइट आंसर निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई आपको, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, यहां पर राइट आंसर होगा। यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, और चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए। ये रहा आपके सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, पहले क्वांटिटी 1 आपको दी गई है। कहा गया है इन स्कूल 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि मैं इस लाइन को अगर मैं अच्छे से पढ़ के और आपको समझाने की कोशिश करूं कि स्कूल में 50% टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 30% टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अगर मैं इसको देखकर सॉल्व करना चाहूं, इतने को ही देखकर मैं अगर सॉल्व करना चाहूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर 50% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और बॉयज का मतलब बी इक्वल टू 30 गर्ल्स यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर ये हमारा आ गया बी, फिर से बी लिख दिया, फिर से बी लिख दिया, गर्ल्स जी। और 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 30% यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई और बॉयज आ जाएगा। अब देखो, यहां से अगर मैं जी को यहीं रखना चाहूं, बी को इसके नीचे लेकर आना चाहूं, तो ये हमारा बनेगा यहां से 30/50, और ये परसेंटेज है यहां पर भी और ये परसेंटेज है यहां पर भी। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कैंसिल आउट में कर सकता हूं इसको, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, नाउ इट बिकम्स 3/5। यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो 3/5 आ गया। उसने कहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम यहां पर देखें, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास ये हैं और इसका कंपैरिजन करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 8 के साथ। तो 3/8 हमारा कितना बनता है, 37.5%। 37.5%, ये बात आपको समझ में आ गई, 37.5%। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 37.5, ये आ गई। अब मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन अ स्कूल 33.33% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 66.67% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज।
यानी कि अब यहां पर सेकंड वाली कंडीशन को अगर मैं लेकर चलूं तो ये हमसे ये कह रहा है कि 33.33% ऑफ टोटल गर्ल्स, यानी कि G इज इक्वल टू 66.67% इंटू बॉयज। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, है ना, G यहीं पे रहेगा और B यहां रहेगा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, और ये 1/3 है, ये उधर जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा कि नहीं? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो G/B इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये हमारे पास 1/2 निकल कर आ गया। अब उसने क्या कहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, यानी कि क्या लिखा हुआ है, टोटल बॉयज, देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, टोटल गर्ल्स। अब टोटल गर्ल्स हमारे पास 1 है, वही बात फिर से बोल दी गई। तो ATQ में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये 1 और टोटल हमारे 3, तो 1/3 हमारा कितना आ जाएगा, 33.33%। 33.33%। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी को भी कोई भी समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 50% से वहां पर देखा था 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू द 30%, यहां पर था 33.33% टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 67.67 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 3 है, तो 33.33%। तो इसकी जो वैल्यू हमारी निकल कर आई वो आई 33.33। अब दोनों में कंपैरिजन करो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो अगेन हमारी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो ऑप्शन ए हमारा फिर से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, यहां पर राइट आंसर निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई आप सभी को? यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द एज ऑफ अमनप्रीत, मतलब व्हाट इज द एज ऑफ अमनप्रीत, अमनप्रीत की एज क्या होगी, अमनप्रीत की एज क्या होगी, व्हाट इज द एज ऑफ अमनप्रीत। देखो दोनों ही कंडीशन पे आपको अमनप्रीत की एज निकालनी है और फिर बताना है कि किस कंडीशन से आपकी एज ज्यादा आ रही है और वही हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, उसी ऑप्शन को हम यहां पर टिक करने वाले हैं। तो व्हाट इज द एज ऑफ अमनप्रीत, देखिए अगर मैं देखूं तो अमनप्रीत इज 3 ईयर यंगर देन मोहनप्रीत, तो अमनप्रीत को यहां लिखो अमनप्रीत और यहां लिखो मोहनप्रीत को। अमनप्रीत इज 3 ईयर यंगर द मोहनप्रीत एंड द रेशियो ऑफ देयर इज 7:8, तो ये 7:8 है रेशियो। अगर मैं इसको देखूं तो ये इससे कितना यंगर है, 1, और 1 की वैल्यू आपको दी गई है 3 ईयर। तो अमनप्रीत कितना हो जाएगा, यहां से अगर मैं अमनप्रीत की वैल्यू निकालने जाऊं तो अमनप्रीत की वैल्यू यानी कि 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 × 3 यानी कि हमारे पास निकल कर आ जाएगा 21 ईयर। ओके, 21 ईयर। ये बात समझ में आ गई आप सभी को, यानी कि 21 ईयर हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर मैं क्वांटिटी 2 की बात करूं तो एवरेज एज ऑफ मीट एंड अमनप्रीत इज 25 ईयर्स एंड मीट इज 2 ईयर्स ओल्डर देन अमनप्रीत। यानी कि अब मैं बात करूं एवरेज एज ऑफ मीट एंड अमनप्रीत की, तो सेकंड वाली कंडीशन हमसे ये कह रही है कि m + a कि अगर एवरेज 25 है तो टोटल 50 ईयर होगी कि नहीं होगी, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। एंड मीट इज 2 ईयर ओल्डर देन अमनप्रीत, तो और जो मीट है वो 2 ईयर ओल्डर देन अमनप्रीत है। जो मीट है यानी कि m वो a से 2 साल छोटा है, 2 साल छोटा है। 2 ईयर, अच्छा 2 ईयर ओल्डर देन है, ओल्डर देन यानी कि बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये हमारा x है तो ये x + 2 है। ये बात समझ में आ गई। इसको सम करेंगे तो 2x + 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो यहां पर देखेंगे तो 2x = हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 - 2 यानी कि 48 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x = हमारे पास 24 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24 आ गई, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 26 आ गई। अब यहां पर मैंने देखा तो ये वाली तो वैल्यू हमारी 21 निकल कर आई थी और ये वाली वैल्यू हमारी 24 निकल कर आई है।
तो यहां से मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, यानी कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर एकदम राइट आंसर हो गया। सी ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, किसी को भी कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या है, इन इनवलप देयर आर 5 ग्रीन 3 येलो एंड 5 पिंक टेबलेट्स 3 टेबलेट्स आर पिक्ड एट रैंडम। सबसे पहले क्या करना है हमको कि हमारे पास 5 ग्रीन हैं, 3 येलो हैं एंड 4 पिंक टैबलेट्स हैं और 3 टैबलेट्स आर पिक्ड एट रैंडम। क्वांटिटी 1 क्या कह रही है, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 टैबलेट्स आर येलो इन कलर एंड 1 टैबलेट इज पिंक इन कलर। तो सबसे पहले तो विदाउट कंडीशन में अगर हम निकालने जाएं तो हमारी क्या होती है, वो प्रोबेबिलिटी NE होता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाती है, फेवरेबल नहीं होती है, वो हमारी क्या होती है, टोटल। तो अगर मैं टोटल कंडीशन को लेकर चलूं, यहां पर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन और टोटल। अब यहां पर अगर हम टोटल कंडीशन को लेकर चलें तो यहां पर अगर हम एक चीज देखेंगे यहां पर, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कितनी है, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ग्रीन कलर की हमारे पास कितनी है। अगर मैं ग्रीन कलर की लिखना चाहूं यहां पर, तो ग्रीन कलर हमारे पास कितना है, यहां पर 5 है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद देखूं येलो कलर की, तो येलो कलर की हमारे पास कितनी है, यहां पर 3 है। इसके बाद मैं देखना चाहूं पिंक कलर की, तो पिंक कलर की हमारे पास कितनी है, यहां पर पिंक कलर की हमारे पास है यहां पर 4। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 5 और 4 9 और 3 12, टोटल 12 हो गई। ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें से 3 आपको पिकअप करनी है, 3 टैबलेट्स आर पिक्ड। पिक्ड कितनी करनी है आपको, इसमें से 3, तो पिक्ड करनी है आपको इसमें से 3। ठीक है, अब तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारी यहां पर, तो टोटल वाली की अगर हम कंडीशन को निकालें यहां पर, तो देखिए, तो यहां पर अगर मैं NE निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ NE यानी कि टोटल, तो ये हमारी बनेगी 12C3 बनेगी। तो 12C3 से अगर मैं इसको सॉल्व करने की तरीका आपको बताऊं, तो देखो, इसको ऊपर वाले को ना 12 लिखो, इसको 11 लिखो और इसको 10 लिखो। 3 कंडीशन तक आप इसको ओपन कर दो। नीचे वाले को 3 से, 2 से और 1 से। 6 से इसको हम 2 लिख सकते हैं। 11 इंटू 2 22 और 0 2 2 0 आ गया, यानी कि कंडीशन हमारी 2 2 0 आ गई। अब मैं यहां पर फेवरेबल कंडीशन को देखने के लिए जाऊंगा। तो फेवरेबल कंडीशन की जब हमारे पास बात हो रही होगी, तो फेवरेबल कंडीशन में हम एक चीज यहां पर देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि क्वांटिटी 1 में हमसे यह कहा गया है कि इसमें 2 टैबलेट्स आर येलो होनी चाहिए और 1 टैबलेट पिंक होनी चाहिए। जब 2 टैबलेट येलो होनी चाहिए तो हमारे पास 3 है, तो 3C3, 2 येलो होनी चाहिए तो 3C2 और इनटू एक हमारी क्या होनी चाहिए, इसमें 1 टैबलेट इज पिंक होनी चाहिए। पिंक हमारे पास 4 है तो 4C1, तो ये हमारी कितनी बन रही है, 3C2 को हम लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। नाउ इट बिकम्स 12। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं निकालूंगा फर्स्ट वाली कंडीशन को, तो ये हमारी बनेगी फर्स्ट वाली कंडीशन, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर हम निकालने जाएं तो ये बनेगी 12/220। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये बनेगा 6/110। तो ये हमारा आंसर कितना इसका आ गया, 6/110। बात समझ में आ गई। अब मैं इस प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल टैबलेट्स आर ग्रीन कलर, ऑल ग्रीन कलर्स की होंगी, तब हम क्या निकालेंगे, सेकंड वाली कंडीशन पे। तो ऑल ग्रीन कलर्स यानी कि 5C3 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, यानी कि ये कितना आ गया 10, और 10 के हिसाब से 10/22 यहां से आ जाएगा, 10/220। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/110 यहां से आ गया। अब देखो 6/110 वहां से आ गया, 5/110 यहां से आ गया। अब आप खुद देखिएगा कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है। तो ऊपर वाली, अगर नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर आपकी सेम होती है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी होती है वही हमारा आंसर बड़ा होता है। तो क्वांटिटी 1 यहां पर क्या हो जाएगी, हमारी ग्रेटर हो जाएगी क्वांटिटी 2 से, यानी कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई।
कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर एसिड एंड वाटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इज 3:5। यानी कि 80 लीटर में एसिड एंड वाटर भरा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हमारा 50 बनेगा, यानी कि एसिड हमारे पास कितना बनेगा, एसिड हमारे पास बनेगा 50, एसिड हमारे पास कितना बनेगा 30, और इसके बाद अलावा वाटर हमारे पास कितना बनेगा, तो वाटर हमारे पास जो बनने वाला है वो बनने वाला है 50। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, व्हेन हाफ ऑफ द मिक्सचर वाज विथड्रॉ and in the same quantity a new solution X of acid and water was added, the water should be concentration of acid in the new solution X if the ratio of the acid to water in the mixture becomes 1:1। बड़े ध्यान से सुनिएगा, when half of the mixture was withdraw, अगर हाफ मिक्सचर आपने उसमें से निकाल दिया, हाफ मिक्सचर विथड्रॉ ये है आपके पास, अब इसमें से आपने क्या किया, हाफ मिक्सचर विथड्रॉ कर दिया, हाफ मिक्सचर विथड्रॉ। तो जब आपने हाफ मिक्सचर विथड्रॉ किया तो अब हमारे पास क्या बना, तो अब हमारे पास जो रह जाएगा उसमें एसिड जो हमारे पास बचेगा, एसिड वो बचेगा 15, और जो वाटर हमारे पास बचेगा, जो वाटर बचेगा वो बचेगा 25। ये बात समझ में आ गई आप सभी को कि नहीं, बताओ, इतनी बात समझ में आती है आप सभी को। चलिए अब इसके बाद देखिए, when half of the mixture was withdrawn and the same quantity a new solution X of acid and water, new solution X of acid and water was added, then what should be concentration of acid in new solution X if the ratio of acid to water in the mixture becomes 1:1। अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर अब हमारा 15 और 25 बचा, 15 और 25 बचा। अब आपने इसके अंदर क्या किया, सेम क्वांटिटी का एक न्यू सॉल्यूशन आपने X को उसमें मिला दिया, सेम क्वांटिटी का था X में, X वो आपने मिला दिया, X ऑफ एसिड एंड वाटर वाज एडेड, देन व्हाट शुड बी X सेम क्वांटिटी a new solution X of acid and water was added, the should be concentration of acid in new solution X, what should be concentration of acid in new solution X if the ratio of acid to water in mixture becomes 1:1। ये है कंडीशन को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपने इसमें X मिलाया, ठीक है, X मिलाया, अब इस X के अंदर मिल्क है, एसिड भी है और वाटर भी है, एसिड भी है और वाटर भी है, ठीक है। अब आपको यही तो बताना है कि जो आपने जो X मिलाया है इसमें एसिड कितना था, ठीक है, लेकिन मिलाने के बाद हुआ क्या, जैसे ही आपने X सॉल्यूशन इसके अंदर मिलाया तो उसके बाद हुआ क्या, इसके अंदर ये रेशियो 1:1 में कन्वर्ट हो गया, ये रेशियो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 1:1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो, व्हेन हाफ ऑफ द मिक्सचर वाज विथड्रॉ, आपने जैसे ही हाफ मिक्सचर उसमें से निकाला, एंड द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी का, यानी कि सेम क्वांटिटी का कितना है हमारा, देखो, एंड इन द सेम क्वांटिटी ए न्यू सॉल्यूशन X ऑफ एसिड एंड वाटर, X ऑफ एसिड एंड वाटर वाज एडेड। तो देखो, अब सेम क्वांटिटी आपने कितनी निकाली थी, इसमें से 40 आपने निकाली थी। अब 40 में आपने क्या किया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 40 में आपने क्या किया, आपने वाटर मिलाया और एसिड मिलाया, तो एसिड तो X मिलाया तो वाटर आपका 40 - X होगा, ये होगा कि नहीं। तो इसको जैसे ही मैंने इसके अंदर मिलाना चालू किया तो 15 में प्लस को X किया मैंने, और 25 + 40 और माइनस के X किया, और ये हमारा कितना बन गया, 1:1 बन गया, ठीक है सर। अब देखो, तो 15 + X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 - X, ठीक है सर। अब इधर लेकर आए तो ये हमारा 2X इक्वल टू 50 बन गया, ठीक है। तो X इक्वल टू हमारे पास 25 निकल कर आ गया, X की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 25। अब उसने यही कहा है कि acid in the new solution X if the ratio of acid to water in the this, what should be the concentration of acid in the new solution X if, तो X की वैल्यू हमारे पास 25, इसकी वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यहां की वैल्यू आपको 50% दी गई है, तो 50% का मतलब 50 वैल्यू आ गई, 50% का मतलब क्या हो गई, 50 वैल्यू हो गई, ठीक है।
अब यहां पर आपको बताना है कि कौन से, हमेशा याद रखना परसेंटेज को नहीं लेकर चलते हैं, परसेंटेज दिया गया हो उनको लेकर नहीं चलते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। तो वहां पर तो वैल्यू हमारी 25 निकल कर आई, यहां पर हमारी निकल कर आई 50। तो क्वांटिटी 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर बड़ा हो जाएगा क्वांटिटी 1 से। तो सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी, आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 ब्लैक, 4 रेड एंड 6 ब्लू balls in a bag. 3 balls are drawn at random. What is the probability that all the balls are of different colors? All the balls are different colors. बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को। तो सबसे पहले तो विदाउट कंडीशन पे आप निकाल दीजिए। विदाउट कंडीशन पे आप निकालने गए तो 3 यहां पर हैं, 4 यहां पर हैं और 6 यहां पर हैं। तो 6 और 4 10 और 3 13, तो 13, और इसमें से आपको 3 बॉल पिकअप करनी है तो 3। तो इसको आप निकालने के लिए जाओगे तो 13 इंटू 12 और इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 6 से इसको कैंसिल करो तो 6 आ गया। यहां से आपने इसको लिखा तो ये आपका बनेगा 13 इंटू 66। ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसको आप सॉल्व करके या तो यहीं छोड़ दो, आपका ये बन गया कि नहीं बन गया। अब इसके बाद की बात देखें तो उसने बोला है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अगर सभी डिफरेंट कलर की होंगी तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं ऑल आर सेम कलर? ऑल आर सेम कलर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऑल आर सेम कलर। अगर हम ऐसे लिखें इसको ऑल आर सेम कलर, ऑल आर सेम कलर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ऑल आर सेम कलर को अगर हम निकालने के लिए जाएं तो आप देखो ऑल आर डिफरेंट कलर्स बोला है, हम और आर सेम कलर्स ले लेके चलते हैं। तो ऑल आर सेम कलर की अगर होंगी, सभी सेम कलर की होंगी, तो एक बात बताओ, अगर डिफरेंट कलर की होंगी सभी, तो सभी डिफरेंट कलर की होंगी तो उससे भी हम निकाल सकते हैं, और सभी सेम कलर की होंगी हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट कलर की ले लो भाई। तो डिफरेंट कलर की अगर हम ले लेंगे तो देखो, एक मिनट रुकिएगा, पहले आपको डिफरेंट कलर की ही लेकर समझा देते हैं। ऑल आर डिफरेंट कलर, यही बोला है ना, ऑल आर डिफरेंट कलर। तो ऑल आर डिफरेंट कलर ले लो। तो ऑल आर डिफरेंट कलर, ऑल आर डिफरेंट कलर। तो देखो ऑल आर डिफरेंट कलर, तो बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास सबसे पहले 3 ब्लैक हैं तो 3C1 मल्टीप्लाई 4C1 मल्टीप्लाई 6C1। तो ये हमारी कितनी बनेगी? 6 4 24, 3 इंटू 24। ये बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहां से क्या निकल कर आएगी? 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 66। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 से हमारा ये 22 हो जाएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊं तो ये 24 है तो ये 12 और 11 बनेगा, और ये हमारा आ जाएगा 12/143, यानी कि 12/143, यानी कि यहां की वैल्यू बन गई 12/143। ये बात समझ में आ गई आप सभी को कि नहीं बताइए? अब इसके बाद हम देखते हैं कि 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इन द बोथ द डाइस इज इवन। यानी कि इवन हमारा निकल कर आना चाहिए। ये क्या? तो देखिए यहां पर आपने देखा इसका आंसर निकल कर आया 12/143। अब मैं बात करता हूं 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली। तो इसमें अगर मैं टोटल निकालने के लिए जाऊंगा तो ये हमारा 2 डाइस यानी कि 36 निकल कर आएंगे। और 36 की बात करें अगर हम यहां पर, अब उसने पूछा है कि इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इन बोथ द डाइस इज इवन। तो एक बात बताओ, इवन कब बन सकते हैं? इवन हमारे कब बन सकते हैं? इवन बन सकते हैं अगर 1 पे 2 आएगा। पहली कंडीशन में अगर हमारी दोनों पे, मतलब 1 पे अगर दोनों पे क्या आना चाहिए? हमारा इवन आना चाहिए। 2 डाइस हैं, ये थ्रो की जाती हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इन बोथ द डाइस इज इवन। तो कैसे इवन बनेंगे देखिए, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अगर मैं यहां पर देखूं, अगर यहां पर देखूं कि पहले पे अगर हमारा ऐसे 1 आता है तो दूसरे पे 1 आएगा, और दोनों पे इवन बनना चाहिए। दोनों पे क्या बनना चाहिए? इवन। तो ये तो होगा नहीं, तो 1 वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। 2 वाली कंडीशन में हमारी 3 होंगे, 2 वाली कंडीशन में हमारे 3 आएंगे।
क्योंकि एक तो 2 से 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 3 में लेकर चलेंगे तो 1 भी नहीं आएगा, 4 में हम फिर से 3 लेकर चलेंगे, 5 में 1 भी नहीं आएगा, 6 वाली कंडीशन में फिर 3 3 3 6 3 9 9 आ जाएंगे। 9 कितने निकल कर आएंगे? 9। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका तो 1/4 बन गया और इसका कितना बन गया हमारा? 12/143। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी हमारी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू हमारी छोटी होगी। तो अगर आपको इस तरीके से कंपैरिजन करना नहीं आता तो आप ऐसे लिख लिया करो। इसको किस तरीके से लिख लिया करो आप लोग? आप यहां पर लिख लो 12/143 और यहां पर लिख दो आप 1/4। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है और ये वाली हमारी सेकंड वाली कंडीशन है, ऐसे लिख लिया करो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां 143 बनेगा और यहां 12 चौक 48 बनेगा। कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है? ये वाली। यानी कि आपको पता चल गया कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि क्वांटिटी 2 हमारी क्वांटिटी 1 से क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन हो जाएगी। ये चीज आपको यहां पर पता चल गई। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन है कि ए मिल्कमैन सेल 1/3 क्वांटिटी ऑफ मिल्क, what he has at the profit of 6% and the remaining milk at profit of 15%. What is the total profit % of the milkman? देखो, एक बार तो वो 6% का प्रॉफिट कमाता है, एक बार 15% का प्रॉफिट कमाता है। और मिल्कमैन सेल 1/3 क्वांटिटी ऑफ मिल्क, what he has at profit of 6% and remaining, तो 1/3 यानी कि 1 यहां पर बेचता है और 2 क्वांटिटी यहां पर बेचता है। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो 9 आ जाएगा। 9 को अगर इस रेशियो में बांट दूंगा मैं तो यहां पर हमारी आ जाएगी 3 वैल्यू और यहां पर हमारी कितनी आ जाएगी? 6 वैल्यू। अगर मैं 6 और 6 में जोड़ दूंगा तो 12% हमारा यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो यहां की वैल्यू हमारी आ गई 12%। क्लियर हुई बात आपको कि नहीं? दिमाग से ऊपर से निकल गया होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखो मैंने क्या कहा आपसे कि सबसे पहले आप ये देखो कि उसने 6% यानी कि उसने 6% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 6% के प्रॉफिट पे 1/3 यानी कि 3 अगर टोटल है तो 1 क्वांटिटी बेची है उसने कि नहीं। और उसके बाद बचा हुआ उसने 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 15% के प्रॉफिट पर उसने कितनी बेची होगी? 2 क्वांटिटी बेची होगी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि ये बीच वाली वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस आप लोग निकालिए। इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना निकल रहा है? 9% निकल कर आ रहा है। अब इस 9% को आप इस रेशियो में बांट दीजिए। तो 9% को जैसे ही आप इस रेशियो में बांटोगे तो यहां की जो वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, ये वैल्यू आपके पास 3 निकल कर आएगी और ये वैल्यू 6 निकल कर आएगी। बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए या तो 15 में से 3 हटा दो या फिर 6 में 6 जोड़ दो। छोटे में या तो जोड़ दो या बड़े से घटा दो। तो यहां की वैल्यू हमारी 12% निकल कर आ जाएगी। यानी कि हमको पता चल गया कि ये वाली वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ रही है? 12% निकल कर आ रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्वांटिटी 2 की। अ बोट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 13.5 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 1.5 आवर्स, यानी कि अपस्ट्रीम में वो कवर करती है। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? B माइनस के W। अगर B माइनस के W में वो 13.5 कवर करती है, कितने में? 1.5 में। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 और 15 90 9 आ जाएगा। यहां पर 9 घंटा लगेंगे टोटल। 9 की स्पीड से करेगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, आगे लिखा हुआ है इन डाउन स्ट्रीम इट कवर द सेम डिस्टेंस इन 54 मिनट, यानी कि B प्लस W में अगर हम देखें तो यही डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस यानी कि 13.5 डिस्टेंस को वो कवर करने वाली है 54। यानी कि अब ये 60 को डिवाइड करके ऊपर ले गए तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो गया यहां से। अगर मैं इसको अब कैंसिल आउट करूं, अगर मैं इसको करूं कितने से? अगर मैं 2 से करूं तो ये 27 आ जाएगा और 2 से करूं तो ये 30 आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो हमारा ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 27 से करने पर हमारा ये कितना बनेगा? 5 बार चला जाएगा। अगर मैं 9 से कर देता हूं, 9 से कर देता हूं, 9 3 27 और 9 से एक बार जाएगा और 9 5 45, 3 से हमारा ये 5 बार चला जाएगा। 5 और 3 15, यहां से 15 निकल कर आएगा। अब मुझे निकालना क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब हमारे पास 2 वैल्यू निकल कर आ गई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 वैल्यू कौन कौन सी आ गई? हमारे पास आ गई B प्लस W इक्वल टू 15, B प्लस W इक्वल टू 15 आ गई और B माइनस के W इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई? निकल के 9 आ गई। अब मुझे यहां पर वैल्यू निकालनी है किसकी? बोट की। तो 2B यानी कि मैं ऐड कर दूं तो 2B इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 और 9 को सम करोगे आप जैसे ही, तो 15 और 9 को सम करने पर हमारे पास आ जाएगा 24। ये 24 आ गया। तो B इक्वल टू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? 12 निकल कर आ गई। B की वैल्यू कितनी आ गई? 12।
दोनों जगह से ही 12-12 आ रही है निकलकर, तो एक बात मुझे पता चल गई कि क्वांटिटी 1 बराबर होगी क्वांटिटी 2 के, यानी कि ई ऑप्शन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटी 1 बराबर होगी क्वांटिटी 2 के, तो ई ऑप्शन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर निकलकर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर एंड ए बी नेचुरल, ए और बी नेचुरल नंबर है जिसमें ए है 7, ए जो है वो 7 से छोटा है, तो ए की वैल्यू हमारी 2 हो सकती है, या तो 6 हो सकती है या 5 हो सकती है। ठीक है, 7 से छोटा है, जबकि बी है वो 3 से बड़ा है, तो बी की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी 3 से बड़ी है तो 4 हो सकती है, और 5 भी हो सकती है। अगर बी की वैल्यू को 5 ले लोगे, 4 में से अगर इसको 4 लोगे तो ये 5 और 6, अगर ये 5 तो ये 6। ठीक है, ये कंडीशन हमारी यहां पर बन सकती है। अब देखो, पहली वाली कंडीशन को अगर हम लेकर चलें 4aq माइनस bq, तो 4aq और b को अगर हम लेकर चलें यहां पर, तो अगर मैं सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करूं यहां पर कि 4 तो यहीं लिखा रहने दो, a की वैल्यू को अगर मैं यहां पर ले लूं 5, तो 5 ले लेंगे तो 5 5 25, 125 आ जाएगा। तो b की वैल्यू को हम 4 लेकर चलेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 125 इंटू 4 हमारा 500, 5 4 20, यानी कि 2000 यहां से निकलकर आएगा। अगर मैं इसी तरीके से 2a² b² की बात करूं तो ये हमारी वैल्यू आएगी 2 इंटू ए की वैल्यू को मैंने यहां पर कितना लेकर चला हूं, मैं ए की वैल्यू को मैं 5 लेकर चला हूं तो 25, और यहां पर ए की वैल्यू को 5 तो 4 4 16, तो 25 दूनी 50 और 16 5 80, यानी कि 800 निकलकर आएगा यहां से। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो यहां पर हमारा कितना निकलकर आएगा, 800, तो यहां से हमारी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से ग्रेटर है। कंडीशन सेकंड को अगर मैं निकालने की सॉल्व करूं, कंडीशन सेकंड कंडीशन को अगर मैं सॉल्व करूं, कंडीशन सेकंड, तो आप देखिए 4aq b है, तो अब मैं 4 तो यहीं रखूंगा, a की वैल्यू को मैं यहां पर ले लेता हूं 6। अगर मैं 6 ले लेता हूं यहां पर a की वैल्यू को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 216। तो b की वैल्यू को हम यहां पर 5 ले लेते हैं, ठीक है, या 4 ले लो, ठीक है, तब भी हमारी यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आएगी, हमारा क्वांटिटी 1 ग्रेटर आएगा क्वांटिटी 2 से, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहां पर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। गॉट इट, बात समझ में आ गई आप सभी को। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे बहुत ही आसान सी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनुज कैन डू द हाफ ऑफ द वर्क इन 12 डेज एंड मनोज कैन डू द होल वर्क इन 30 डेज। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि अनुज है वो पूरा काम करता है 24 दिन में और मनोज करता है पूरा काम 30 दिन में। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो मैं यहां पर ले लेता हूं कितना, 120, और 120 तो ये 5 एफिशिएंसी आ गई और ये हमारी 4 एफिशिएंसी निकलकर आ गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। अब पहली कंडीशन कह रही है, इन हाउ मेनी डेज विल अनुज एंड मनोज डू द होल वर्क। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो टाइम ऑफ अनुज प्लस मनोज, दोनों को कितना समय लगने वाला है, तो 120 काम को करने में इनको 9 की एफिशिएंसी से 3 और ये 4, यानी कि 40/3, यानी कि 13 13 39 1/3 इतना समय लगने वाला है। यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13 1/3 ये आ गई। अब मैं बात करूं क्वांटिटी 2 की, तो उसमें बोला गया इफ अनुज स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 4 डेज, यानी कि अनुज ने काम चालू किया और 4 दिन तक काम किया। आफ्टर दैट मनोज ज्वाइन हिम, उसके बाद मनोज ने उसे ज्वाइन किया। तो अनुज ने काम किया और 4 दिन तक काम किया, उसके बाद 4 दिन के बाद अनुज को मनोज ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हाउ मेनी डे विल द होल वर्क बी कंप्लीट, तो कितने समय में होल वर्क कंप्लीट होगा। तो अनुज ने 5 की एफिशिएंसी से 20 काम कर दिया। अब अनुज और मनोज दोनों करने लगे, तो अब काम कितना बचा, 100 काम बचा। तो रेस्ट वर्क हमारे पास कितना बचा, तो रेस्ट वर्क हमारे पास बचा 100। तो इसको टाइम कितना लगेगा अनुज प्लस मनोज को करने में 100 वर्क को, तो 100/9, 100/9 से अगर हम इसको देखें तो ये 1 बार जाएगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, तो 11 1/9, 11 1/9 यहां पर और 5 यहां पर, तो ये आ जाएगा हमारा 16 1/9, 16 1/9 यहां पर समय लगने, नहीं 15 1/9 यहां पर समय लगने वाला है। यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ गई 15 1/9।
अब यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। सी ऑप्शन यहां पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आप बता सकते हो। क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹5,000 एंड प्रॉफिट इज 20%। सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 50,000 एंड प्रॉफिट इज 20%, यानी कि दोनों ही जगह 20% ऑन एसपी लिख लो इसको, ऑन एसपी। अब करो तो देखो, पहले वाले में लिखा गया है सेलिंग प्राइस आपको बताना है, कॉस्ट प्राइस इज 50,000 एंड प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट है तो ये हमारी वैल्यू है 100% की, ये वाली, तो 120% निकालना है मुझे। तो देखो कैसे लिखेंगे, 540 इंटू 120 और डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, 12 5 60, यानी कि 60 आ गया और 3 0 यहां से ये लग गए, 60,000 आ गया। अब यहां पर 20% ऑन एसपी है, तो सबसे पहले तो इसको ऑन एसपी की जगह ऑन सीपी बनाओ। तो ऑन एसपी 20% है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एसपी ऑन एसपी 20% है, तो ऑन सीपी कैसे बनेगा, तो 20% इक्वल टू होता है 1/5, यानी कि ये वैल्यू हमारी एसपी है और ये वैल्यू हमारी प्रॉफिट है, तो सीपी हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा कि नहीं भाई। अगर 5 रुपए में कोई चीज बेच रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो सीपी 4 आ जाएगी। तो 1/4 से अगर हम देखें, तो 1/4 से देखें तो 1/4 से हमारा 25% यहां पर निकलेगा, 25% ऑन सीपी। ठीक है, अब देखो 25% से अगर हम निकालें तो मुझे अब इसमें 125% की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 125% की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 50 और 000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 5 बनेगा और ये 4 बनेगा। यहां से अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं, इसे अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो देख लीजिए, 55 25, 4 0 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 4 से इसको सॉल्व करने पर 4 छिंग 24 बनेगा, 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, यानी कि ये बात समझ में आ गई, ये 60 से ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो क्वांटिटी 2 यहां पर ग्रेटर हो जाएगी क्वांटिटी 1 से। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी भाई, आपको देखते ही पता चल गया, वहां पर 6 0 आ रहा है, यहाँ 6 2 आ रहा है, यानी कि उससे तो वैल्यू बड़ी आएगी, 62,000 के समथिंग वैल्यू निकल कर आएगी। वहां 60,000 थी, तो 62,000 वैल्यू हमारी 60,000 की वैल्यू से क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो हमको पता चल गया कि क्वांटिटी हमारी 2 जो है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आज के सेशन को मैंने यहां तक समझा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन में यहां पर लेकर चला हूं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और क्वांटिटी 1 के, क्वांटिटी 2 के और बढ़िया से क्वेश्चन, और वहां पर हम और क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।